गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम स्टेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सीनियर सेकेंडरी की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो है आपका इंडियन हिस्ट्री या फिर भारतीय इतिहास। उसका परिचय मान लेते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आपको हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया गया है, और वो ऐसी क्या घटनाएं हैं जिनके आधार पर कोई भी जो काल है, कोई भी टाइम है, वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री क्या होता है, जो हिस्ट्री जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है ये अपने आप में, यानी कि ये एक यूनानी शब्द है, ठीक है। और यूनानी शब्द में इसका मतलब होता था हिस्टोरिया। क्या होता था? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री, और हिस्टोरिया के इसे जो बनाया है वो बनाया है हीरोडोटस ने। हीरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हीरोडोटस ने ही सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। इस किताब में सबसे पहले इन्होंने अतीत में हुई घटनाओं का, अतीत में हुई जो घटनाएं हैं, यानी कि हमारे पास्ट में हुई जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का वर्णन किया था, उन घटनाओं के बारे में बताया था, और पहली दफा इतिहास लिखा गया था। तो हीरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को सीखा कैसे जाता है, वो कौन से तत्व हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी घटना हिस्ट्री कब बनती है। सपोज करो मेरे दादा के दादा ने 100 साल पहले या 200 साल पहले खेत में हल चलाया, तो ये कोई हिस्ट्री की बात नहीं है, ये इतिहास बनने वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हिस्ट्री में माना जाए। बट अगर किसी राजा ने ऐसा काम किया होगा और उससे प्रजा को कोई बेनिफिट पहुंचा या प्रजा पे कोई प्रभाव पड़ा, या उस समय में कोई प्रभाव पड़ा, तो वो हिस्ट्री में शुमार होगा, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, वो अपने आप में एक इतिहास कहलाएगा। तो वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के होने या ना होने का पता चलता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हिस्ट्री है या कोई चीज हिस्ट्री नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो सोर्सेज हैं, हिस्ट्री के लिए भी हमें सोर्सेज देखने होते हैं। कौन से वो सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि ये हिस्ट्री है या नहीं है। तो हमारे जो सोर्स हैं वो होते हैं 3 तरह के। पहला है हमारा आर्कोलॉजिकल, दूसरा है हमारा लिटरेरी, और तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। आर्कोलॉजिकल क्या होता है? प्रातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है आपका लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत, और तीसरा होता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर यानी कि विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है। अब तो फ्रेंड्स, क्या होता है जो आर्कोलॉजिकल है यानी कि जो प्रातात्विक है, प्रातात्विक में क्या होता है, जैसे कि आपको मिले डायनासोरों के बारे में आपको पता है, डायनासोरों के आपको मिलते हैं फॉसिल्स यानी कि जो उनके अवशेष हैं, उनकी हड्डियों के जो आपको ढांचे मिलते हैं वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो वो सभी प्रातात्विक स्रोत हैं। और इसके अलावा आपके पास होते हैं जैसे कि मोनोमेंट होते हैं, यानी कि स्मारक, जैसे कि किसी भी राजा का कोई महल होता है, किसी राजा का कोई, जैसे कि ताजमहल है या इंडिया गेट है या लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सारे के सारे क्या है? मोनोमेंट हैं। तो ये जो मोनोमेंट जो खंडर के रूप में बच जाते हैं, या तो खंडर हो सकते हैं या फिर पूरी की पूरी इमारत अच्छी हो सकती है, तो या तो खंडर हो सकते हैं या इमारत हो सकती है, जो अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही मौजूद है, वो सब क्या है? वो इतिहास के स्रोत हैं। वो हमें बताते हैं कि इतिहास में कैसा हुआ होगा। उसके अगर हम आगे चले तो हमें मिलते हैं कुछ अभिलेख यानी कि जो राजा होते थे उनके टाइम पे कुछ लिखावट होती थी, या उससे पहले भी जब आदिमानव का काल था या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, तो उस काल में भी लिखाई के लिए तख्तियों का, लकड़ी उसका मिट्टी की तख्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, उन पे लिखा जाता था। तो उन्हें इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, अभिलेख बोला जाता है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो सिक्के। तो सिक्कों के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सिक्के जो हैं ये भी अपने आप में एक आर्कोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे कि आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, आप अपनी बुक में आगे भी पढ़ेंगे कि जो पहला सिक्का है वो जारी किया गया था समुद्रगुप्त के काल में, यानी कि समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त जो है राजा आपका, वो राजा सिक्के पर मुद्रा ऐसे मुद्रित है, ऐसे छपा हुआ है कि जैसे वो वीणा बजा रहा हो। तो पहली बार हमें ये पता चला कि भारत में सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा। वो किससे पता चला? उस सिक्के से। और कौन उसे बजा रहा था? उस समुद्रगुप्त के काल का है, तो समुद्रगुप्त ही उस वीणा को बजा रहे थे। तो समुद्रगुप्त को ही पहला म्यूजिशियन माना जाता है। भारत का सबसे पहला म्यूजिशियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। इसी तरह से
शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों के काल में स्टार्ट हुए थे, जो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो उनके बारे में भी ये है। तो सिक्के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्के भी हमें किसी काल की समृद्धि के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो फ्रेंड्स हमारा इसी पुरातात्विक में है, जैसे कि मूर्तियां भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी अपने आप में सोर्स होती हैं। आपने चोल वंश की मूर्तियां देखी हैं, पल्लव वंश की मूर्तियां देखी हैं, और अलग अलग काल में आपने मूर्ति शैली देखी है, जो पत्थरों की बनी होती हैं, जो कांसे की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, अलग अलग धातु या कई बार हाथी दांत की मूर्ति भी हमें मिली है, कई बार हमें मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो वो सब की सब जो अपने मूर्तियां हैं वो अपने आप में एक पुरातात्विक स्रोत हैं, जो हमें बताते हैं कि इतिहास में ये घटनाएं घटी होंगी। जिस तरह से हमें देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है, हमें पता चलता है कि लोगों का धर्म उस टाइम पे कैसा रहा होगा, लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान किस तरह से करते होंगे, किस धर्म को वो मानते होंगे, देवियों के नाम क्या होंगे। इस तरह से हमें वहां से जो स्रोत मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल स्रोत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो लिटरेरी स्रोत है, यानी कि जो हमारा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि साहित्यिक स्रोत दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं धार्मिक और दूसरे होते हैं अधार्मिक, गैर धार्मिक। अधार्मिक कह सकते हैं या कह सकते हैं गैर धार्मिक, एक ही बात है दोनों। तो धार्मिक स्रोत में मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं वो स्रोत जो आपको धर्म से रिलेटेड पुस्तकें आपको मिलती हैं, ये सारी की सारी पुस्तकें आपको मिलती हैं 1500 से 500 BC तक आपको जो मिली हैं वो सारी की सारी, जैसे कि वेद हैं, आपके पुराण हैं और उपनिषद हैं, वो सबकी रचना जो है 1500 से 500 BC के बीच में हुई है। वेदों के अंदर आपको क्या मिलता है? वेदों के अंदर आपको अनुष्ठान करने की किस तरह से आपको अनुष्ठान करने हैं, किस तरह से आपके मंत्र उच्चारण करना है, किस तरह से आपकी पौराणिक कथाएं हैं, वो सारी की सारी जो चीजें मिलती हैं वो आपको वेदों के अंदर मिलती हैं। बट उपनिषद के अंदर आपको आत्मा और परमात्मा का जो दार्शनिक विवेचन है वो सारा का सारा आपको पुराणों में मिलता है, वो आपको सारा का सारा उपनिषद में मिलता है। उपनिषद को ही जो उपनिषद हैं उन्हें आपके वेदांत कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। और एक ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि वेद कितने तरह के, वेद कितने होते हैं? आपके 4 वेद हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो ये चारों के चारों वेदों के नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है। अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्रोतों की, तो धार्मिक स्रोतों के एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं जैसे कि रामायण है। रामायण, तो रामायण जो है ऋषि व्यास मुनि ने ये लिखी थी, ठीक है। ऋषि व्यास ने, वेद व्यास भी बोलते हैं इन्हें, ये व्यास मुनि भी बोलते हैं। तो व्यास मुनि ने रामायण की रचना की थी, ठीक है। और जब इसकी रचना, जब रामायण की जब रचना हुई थी तो इसके अंदर तब थे 6000 श्लोक। कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे। बाद में इसी के अंदर बदल करके 12000 श्लोक आ गए और फिर 24000 श्लोक। अभी जो रामायण हमारे पास मौजूद है वेद व्यास की, उसमें 24000 श्लोक हैं। इसी तरह का आपका दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा। इस महाभारत के बारे में मैं बताता हूं आपको। महाभारत, तो शुरुआत में इसकी जो रचना की गई थी, इसकी रचना, महाभारत की जो रचना है वो की थी आपके ऋषि वाल्मीकि ने। ऋषि वाल्मीकि ने इसका तब नाम होता था जयगीत। क्या नाम होता था तब? जयगीत इसका नाम होता था, या विजयगान भी आप बोल सकते हैं। जयगीत या विजयगान एक ही बात है। तो जयगीत नाम था और तब इसके अंदर होते थे 8800 श्लोक। और इसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि ने, ऋषि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है, ठीक है। ऋषि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है, इसका नाम जयगीत है। इसके अंदर 8800 श्लोक होते थे। उसके बाद 8800 श्लोकों के बाद क्या हुआ? इसके अंदर परिवर्तन किया गया और इसमें कर दिए गए 24000 श्लोक और इसका नाम रख दिया गया भारत। इसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? जयगीत से इसका नाम हो गया भारत। और फिर भारत, इसी भारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हो गए पूरे, और 1,00,000 श्लोक में इसका जो नाम रख दिया गया, इसका नाम फिर कर दिया गया महाभारत। तो ये फ्रेंड्स सारे के सारे आपके साहित्यिक, ये आपके साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में भी ये आपके धार्मिक स्रोत हैं। मैं आपको और भी इस स्रोतों के बारे में बताना चाहता हूं, जैसे कि 600 BC में कुछ और स्रोत लिखे गए थे, ठीक है। जैसे कि राजा के द्वारा अनुष्ठान करना है, राजा अनुष्ठान जो करेगा, राजा की जो क्रियाकलाप होंगी, राजा किस तरह से यज्ञ करेगा, वो सब के सब लिखने का एक ग्रंथ था, वो था स्रोत सूत्र। इसके अंदर लिखा गया था कि राजा अनुष्ठान कैसे करेगा, राजा बलि कैसे देगा, राजा पूजाएं अर्चनाएं कैसे करेगा, वो सब का सब राजकाज से रिलेटेड जो होता था वो होता था स्रोत सूत्र। बट बच्चे का नामकरण से लेकर के शादी विवाह, जितने भी महोत्सव होते थे या जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम, घरेलू प्रोग्राम होते थे, घरेलू चीजों के लिए एक और सूत्र की रचना की गई थी जिसका नाम था गृहस्थ सूत्र।
या गृहसूत्र। ठीक है, एक ही बात है, गृहस्थ सूत्र या गृहसूत्र। इस गृहसूत्र की रचना भी तभी की गई थी। इसके अंदर ये भी एक धार्मिक स्रोत है। ठीक है, ये भी एक धार्मिक स्रोत है हमारे साहित्यिक स्रोत का। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें नॉन रिलीजियस में, तो नॉन रिलीजियस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन रिलीजियस की, तो नॉन रिलीजियस में मैं आपको बता दूं, नॉन रिलीजियस जो है 700 बीसी के टाइम का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 700 बीसी में जो वृत्तांत लिखे गए थे वो गैर धार्मिक होते थे, यानी कि गैर धार्मिक जो वृत्तांत थे वो सारे के सारे 700 बीसी में मिले हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति ये वही पुस्तक है जो आज भी भारत में विवादित है, इसके ऊपर आज भी बहुत ज्यादा विवाद होते रहते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं, इस पुस्तक के अंदर जितने भी अपराध हैं, जैसे कि चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, उन सभी का जो अपराध है उनके बारे में उसका जो दंड है वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसको क्या दंड देना है। और अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने भी इस पुस्तक के आधार पर ही भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमें मिलती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमें मिलती है, ये मौर्य काल की पुस्तक है। इसके अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के टाइम का पूरा विवरण मिल जाएगा कि किस तरह से उस टाइम पे वो लोग अपना जीवन व्यापन करते थे, क्या इतिहास वहाँ उस समय का रहा है, वो सारा का सारा आपको इस पुस्तक से मिल जाएगा। अगर आप इसके बाद की बात करेंगे तो इसके बाद फिर एक और हमारे पास स्रोत है जिसका नाम है पाणिनि द्वारा रचित अष्टधाई। पाणिनि ने अष्टधाई की रचना करी थी। और उसके बाद भी हमारे पास एक और है, हमारे पास है कालिदास ने मेघदूतम, ऋतु संहारम, कालिदास ने क्या किया था, मेघदूतम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम। एक और इनकी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इन्होंने की थी। तो ये सारे के सारे जो स्रोत हैं वो आपके अधार्मिक हैं, इनमें धर्म से इनका कोई रिलेशन है नहीं। इसी तरह से अगर आपको कश्मीर का इतिहास जानना है, तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी राजतरंगिणी, और इसके रचयिता हैं कल्हण। राजतरंगिणी, इसके रचयिता हैं कल्हण। तो ये सारी की सारी जो आपको पुस्तकें का मैंने नाम लिख रखे हैं, ये सारे के सारे अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं नॉन रिलीजियस अधार्मिक स्रोत का, इतिहास के अधार्मिक स्रोत का। अधार्मिक है पर साहित्य है, ऐसा स्रोत जो अधार्मिक साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। तो आपको पता चल गया कि अधार्मिक भी होते हैं स्रोत, जो होते हैं वो अधार्मिक भी होते हैं, साहित्यिक स्रोत अधार्मिक भी होते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेनर ट्रेवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेनर ट्रेवलर्स यानी कि विदेशी यात्रियों का वृत्तांत की जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही आया था मैगस्थनीज। इस यात्री ने लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इसके बारे में आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो इस पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बारे में बहुत सारा विवरण इन्होंने दिया है। इस पुस्तक में बहुत सारा विवरण दिया है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, ये पुस्तक अभी अपने मूल रूप में है नहीं, इसके बहुत सारे जो भाग हैं वो अन्य पुस्तकों में मिला दिए गए हैं। अगर आप वहां से इन्हें एकत्रित कर लेते हैं तो आपको इंडिका मिल जाएगी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी वहां से मिल जाएगी। एक स्रोत ही अपने आप में है इतिहास का। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि इब्न बतूता भारत में आया था और उसके अलावा हेनसांग भारत आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। तो उन्होंने भी अपनी यात्रा के दौरान पूरे भारत की जो स्थिति थी उसका विवरण अपनी पुस्तकों में किया है। तो वहां से भी अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में इतिहास का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। बट फ्रेंड्स, प्रॉब्लम इन स्रोत के साथ, जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनके साथ एक छोटी सी परेशानी भी रहती है। उनकी सत्यता पर, इतिहासकार जो होते हैं उनकी सत्यता पर हमेशा ही संदेह करते हैं।
क्योंकि किसी भी पुस्तक को किसी भी स्रोत को, किसी भी सोर्स को आंख बंद करके सच नहीं माना जाता है, उसकी पहले जांच पड़ताल की जाती है, तभी किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आपने एक राजा का नाम सुना होगा, राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने एक अपने चरित्र के ऊपर एक पुस्तक लिखवाई थी जिसका नाम था हर्षचरितमानस। हर्षचरितमानस और इस हर्षचरितमानस की रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्षचरितमानस के रचयिता हैं बाणभट्ट, पर बाणभट्ट ने अपनी पूरी पुस्तक में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा राजा हर्षवर्धन को हराने का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कहीं भी नहीं बताया है। जबकि चालुक्य राजा जो है, चालुक्य एक वंश है, चालुक्य वंश का जो राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसने अपने एक शिलालेख में राजा हर्षवर्धन को हराने का दावा किया है। तो ऐसा एक बात हमें यहाँ ये भी समझ में आती है कि जो राइटर होता था, जो लेखक होता था या जो कवि होता था, वो अपने राजा को, अपने आश्रयदाता को जिसने उसे आश्रय दिया है, अपने पालनहार को जिसने उसे अपने घर में रख करके पाल रहा है, उसे खुश करने के लिए कुछ झूठी रचनाएं भी करते थे और उनकी कुछ सच्ची घटनाओं को भी छुपा देते थे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीडिंग लगाइएगा, एक नहीं 3-3 बार आपको रीडिंग लगानी है, नहीं तो आप, मुझे लगता है आप पेपर में इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे जितना अच्छा आपको लिखना चाहिए और जितने अच्छे नंबर आपको लाने चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।